नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ती जंग की, पाकिस्तान पर भारत की दूसरी स्ट्राइक की। देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हुआ क्या फैसला, भारत पाकिस्तान के तनाव से कैसे खेलों पर दिखने लगा असर, जानेंगे बीजेपी के सहयोगी को लगे बड़े झटके को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भारत के पलटवार से पाकिस्तान में पसरा खौफ, पंजाब में इमरजेंसी, पीएम शहबाज ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की भारत में संचालित ओटीटी समेत सभी मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सलाह, पाकिस्तान में बने सभी कंटेंट को तत्काल प्रभाव से करे बंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कांग्रेस ने जताई खुशी, सेना के समर्थन में पूरे देश में कल जय हिंद यात्रा निकालेगी कांग्रेस पार्टी। शेयर बाजार में गिरावट, 411 अंकों की गिरावट के साथ 80,334 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 140 अंकों की गिरावट के साथ 24,273 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो भारत और पाकिस्तान में आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उनके सारे अटैक फेल कर दिए, जिसके बाद दोनों देशों में तनाव गहराने की आशंका बढ़ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि उसने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। अगर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की तो उसे जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। और अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में ड्रोन्स और मिसाइलें दागी थी, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर को निशाना बनाने की कोशिश की। बदले में भारत ने भी पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए। भारत ने ड्रोन हमले में पाकिस्तान लाहौर, रावलपिंडी और सियालकोट में तैनात तो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी पुष्टि की गई है। बता दें कि HQ-9 को चीन ने रूस के S-300 सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियोट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया था, लेकिन ये भारतीय हमले के सामने टिक नहीं पाया है। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खास तौर पर कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान को भारत के राफेल, ब्रह्मोस और Su-30 MKI से होने वाले हमले की चिंता भी सता रही है। इस बीच लाहौर में कई बड़े धमाके सुने गए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत ने उसके 9 शहरों को निशाना बनाया है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की है, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि भारत इसका जोरदार जवाब देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया है। इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर दी है, जिससे पाकिस्तान पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने भी वार्निंग जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत के एक्शन भी रुकते नजर नहीं आ रहे। अब भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर दी है। ये एक्शन पानी को लेकर लिया गया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने सलाल डैम और बगलिहार डैम का गेट अचानक खोल दिया है। दरअसल पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर सलाल और बगलिहार डैम के सभी गेटों को बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी की समस्या खड़ी हो गई थी। लेकिन अब अचानक से सलाल डैम का एक गेट और बगलिहार डैम के 6 गेट खोल दिए गए हैं। भारत ने किसी भी वार्निंग के बिना पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आ सकती है। यानी भारत ने पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान एयर स्पेस को भी बैन किया है। यानी अब किसी भी देश की कोई भी फ्लाइट्स जो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें भारत में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही अलर्ट के तौर पर देश में 25 एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जबकि 25 उड़ान मार्गों को अगले आदेश तक क्लोज किया गया है। इन प्रतिबंधों के बीच 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द भी की गई हैं। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे जल्द से जल्द लाहौर छोड़ दें या अपना बचाव करें। अमेरिका ने लाहौर में अपने दूतावास के सभी कर्मचारियों को भी दूसरी जगह जाने के निर्देश दिए हैं।
इन हालात को देखते हुए पाकिस्तान में फिर किसी बड़े हमले की आहट सुनाई दे रही है। दोनों देशों में बढ़ते संघर्ष को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की और बैठक में उन्होंने सभी को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। इस बैठक में विपक्ष ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ की गई सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद में सुबह 11 बजे केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बुलाई गई, जिसमें भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद रहे। रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर सभी दलों को जानकारी दी। सरकार की मंशा स्पष्ट की गई और विपक्ष ने परिपक्वता दिखाते हुए समर्थन दिया। इस गंभीर विषय पर राजनीति की कोई जगह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सेना और सरकार के साथ हैं। देश की सुरक्षा में कोई भेदभाव नहीं। हम सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए और हमने एकजुटता दिखाई। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। सरकार के हर एक्शन को हमारा समर्थन है। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। सरकार ने जानकारी दी। बताते चले कि सर्वदलीय बैठक में असदुद्दीन ओवैसी, संजय सिंह, संजय राउत, सुप्रिया सुले समेत तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। सरकार ने ऑपरेशन के उद्देश्य, रणनीति और भविष्य की सुरक्षा नीतियों पर चर्चा की। इस बैठक से यह संदेश देने की भी कोशिश की गई कि पाक के साथ जारी इस तनाव में सभी सियासी दल सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर की हर तरफ चर्चा हो रही है। भारत की ऑपरेशन सिंदूर कार्रवाई और पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम सहित कई शहरों में हुए हमलों के बाद सुरक्षा चिंताओं ने आईपीएल और पीएसएल जैसे टूर्नामेंट्स को झटका दिया है। धर्मशाला का आईपीएल मैच अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया, जबकि पीएसएल पर रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। दोनों देशों में तनाव का असर अब क्रिकेट पर साफ दिख रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव धीरे धीरे कर जंग का रूप लेता दिखाई देने लगा है। इस समय भारत में आईपीएल और पाकिस्तान में पीएसएल क्रिकेट लीग खेली जा रही है और दोनों देशों के बीच जारी तनाव का असर इन दोनों लीग्स पर दिखाई देने लगा है। 11 मई को धर्मशाला में होने वाला पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच अब अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये फैसला 7 मई को भारत द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल पटेल ने बताया कि पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का ये मुकाबला अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, जो आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। पहले कयास थे कि ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में शिफ्ट हो सकता है। वहीं धर्मशाला का हवाई अड्डा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 150 किलोमीटर दूर है, सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के हवाई अड्डों से सिविल उड़ानें रद्द कर दी हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जवाबी हमले का खतरा बना हुआ है। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हमले की खबरें आईं। इन सब के बीच रावलपिंडी का क्रिकेट स्टेडियम भी तहस नहस हुआ है, जहां 8 मई को पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल का मैच होना था। इस मैच और पूरे टूर्नामेंट पर अब संकट मंडरा रहा है। कई विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी में हैं। भारत पाक तनाव के चलते खेल आयोजनों पर भी सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच दोनों ही देशों के क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका लगा है, तो झटका उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल को भी लगा है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसके बाद से चर्चा है कि वो सपा का दामन थाम सकते हैं। तो क्यों इस्तीफा दिया अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष ने, क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार पाल ने मंगलवार को पार्टी और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक वो 10 मई को समाजवादी पार्टी यानी सपा में शामिल हो सकते हैं। राजकुमार पाल ने इस्तीफे में पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में उनकी लगातार उपेक्षा की गई और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विचारधारा से भटक गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को लिखे पत्र में कहा कि लगातार उपेक्षा और विचारधारा से भटकाव के कारण मैं प्रदेश अध्यक्ष और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उनकी बातों को अनसुना करने का भी आरोप लगाया। पत्र में उन्होंने लिखा कि कई बार इस मुद्दे को मैंने उठाया, लेकिन मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। राजकुमार ने पार्टी में सौहार्दपूर्ण माहौल में काम करने के लिए अनुप्रिया पटेल को धन्यवाद भी दिया।
राजकुमार पाल के इस कदम से अपना दल एस को बड़ा नुकसान हो सकता है, खासकर पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के बीच। उनका सपा में शामिल होना यूपी की सियासत में नए समीकरण बना सकता है। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान को अपमानना का नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही उनके रवैये को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई है। तो क्यों बीजेपी सरकारों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की बीजेपी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही राज्यों की बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स में रिक्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 55% पद खाली पड़े हैं। रिक्तियों की वजह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम नहीं कर पा रही है और लगभग खत्म होने के कगार पर है। इस मामले में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिल्ली और इससे लगते राज्यों यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने उसके अगस्त 2024 के निर्देशों का पालन न करने की बात कही है, जिसमें अदालत ने इस साल 30 अप्रैल तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रिक्तियां भरने का निर्देश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि अधिकारियों को उसके निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित क्यों न किया जाए। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है, जबकि बाकी दूसरे राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को ऑनलाइन तरीके से सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने साफ किया कि आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों की बीजेपी सरकारों को फटकार लगाई है तो फटकार केंद्र को भी लगी है। अदालतों में सुनवाई के लिए कई मामले पेंडिंग हैं, जिसे लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे हैं और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और देश भर में लंबित आपराधिक मामलों पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट्स में 7,24,192 आपराधिक मामले पेंडिंग हैं, जिनमें से अकेले इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2.7 लाख से ज्यादा केसेस लंबित हैं। ये स्थिति न्याय व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े लंबित प्रस्तावों को जल्द मंजूरी देने को कहा। कोर्ट ने बताया कि कॉलेजियम की कई सिफारिशें केंद्र के पास पेंडिंग हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार को कॉलेजियम की सिफारिशों को तुरंत मंजूर करना चाहिए ताकि हाई कोर्ट में जजों की कमी को दूर किया जा सके। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि केंद्र जल्द ही इन प्रस्तावों को मंजूरी देगा। बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक भी किया है। इससे जनता को नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मिल सकेगी। जानकारों का कहना है कि जजों की कमी के कारण मामलों का बोझ बढ़ रहा है, जिससे न्याय में देरी हो रही है। न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह कदम अहम माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पाकिस्तान को पिछले 70 सालों से जो सबक नहीं मिला था वो इन दिनों मिल रहा है। अब देखिए ना, हमारी बलशाली सेना ने पिछले 2 दिन में सिर्फ 9 आतंकवादी शिविरों को ख़त्म कर दिया है। कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन आपकी आंख खुले और आपको पता चले कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान के कई सारे शहर एकदम से गायब हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।